नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई की जो अपनी मॉडल पेपर की सीरीज़ चल रही है उसमें एक और नए मॉडल पेपर की बात करेंगे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग देश से लिया गया है। तो दोस्तों, भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1958 से, भारत सरकार अधिनियम 1919 से। तो दोस्तों, कहाँ से लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर दीजिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा संशोधित कानून का एक टुकड़ा था। किसका था? ब्रिटिश संसद द्वारा संशोधित कानून का एक टुकड़ा था। इससे पहली बार अगस्त 1935 में स्थायी स्वीकृति दी गई थी। इसने प्रांतों और रियासतों से बनी इकाइयों के साथ एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का आह्वान किया। केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरित करने के लिए 3 सूचियों, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का उपयोग किया था। इसने प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसे प्रांतीय स्वायत्तता के साथ बदल दिया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो दोस्तों, किसने किया था? कौन सा संविधान संशोधन ने किया था? तो ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1890 ने लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के मतदान की आयु कम कर दी। ये आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की थी। कब कितनी थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है बात। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों, MPLADS किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखिए, ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन डी है 1994। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस वर्ष शुरू की गई थी योजना? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, अगर डेट पूछ ले, सन्नी और डेट, तो डेट भी ध्यान रखनी है, 23 दिसंबर 1993। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और शानदार वाला है, आने वाले एग्जाम में जरूर देखा जाएगा। दोस्तों, ये विकास योजना 23 दिसंबर 1900 शुरू की गई थी ताकि सांसदों को एक ऐसा तंत्र दिया जा सके जिससे वे स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढांचा सहित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकासकारी कार्यों की सिफारिश कर सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या है? दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या है? तो देखिए, ऑप्शन है उल्का पिंड, ऑप्शन बी है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी है धूमकेतु, ऑप्शन डी है उपग्रह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको साथ साथ अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर देते जाए, नहीं और नहीं आ रहा है तो वीडियो में बने रहिए और देखिए आंसर क्या आता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्र ग्रह। क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। यह सौरमंडल का एक क्षेत्र है जहाँ कई छोटी चट्टाने पिंड, जिन्हें क्षुद्र ग्रह के रूप में जाना जाता है, एक मोटे तौर पर एक वृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मत्स्यी जातियाँ निम्नलिखित में से किस देश से है?
दोस्तों मसाई जातियाँ किस देश से है? तो देखिए ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है पेरू, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है केन्या। तो दोस्तों मसाई जातियाँ किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, केन्या से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? केन्या से संबंधित है। मसाई लोग एक नीलकोटिक जाति समूह है। कौन सा समूह है दोस्तों? तो नीलकोटिक जाति समूह, नीलकोटिक जाति समूह, समूह कौन है नीलकोटी जातियाँ? तो मसाई लोग जो मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में केन्या और तंजानिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं दोस्तों? पूर्वी अफ्रीका में केन्या और तंजानिया के कुछ हिस्सों में रहते हैं। ठीक है। और मसाई अपने विशिष्ट रीति रिवाजों, पहनावे और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, जिनमें उनकी देहांती परंपराएं और अर्ध खानाबदोश जीवन शैली में शामिल है। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है? दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान बताना है। तो देखिए ऑप्शन है द्रास घाटी, ऑप्शन बी है थेक्कड़ी, ऑप्शन सी है अन्नामुड़ी, ऑप्शन डी है मोसिनराम। तो दोस्तों इसका तो सभी को आंसर आना चाहिए, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक बारिश वाला स्थान कौन सा है दुनिया में? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मोसिनराम। क्या हो जाएगा? मोसिनराम। दोस्तों यहाँ औसत वर्ष में लगभग 10,000 मिलीलीटर बारिश होती है। कितनी होती है? तो औसत वर्ष में 10,000 मिलीलीटर, मिलीमीटर दोस्तों, लीटर नहीं मिलीमीटर बारिश होती है। 10,000 मिलीमीटर औसत वर्ष में बारिश होती है। और मोसिनराम मेघालय के पूर्वी खासी हिस्से हिल्स जिले में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? तो मोसिनराम मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। यह पहाड़ियों के बीच सबसे पीछे की ओर है और 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से दोस्तों? 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है यह। और यह दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से बारिश प्राप्त करता है। कौन सी बारिश करता है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी से बारिश प्राप्त करता है, क्योंकि हवाएं पहाड़ियों पर और अधिक प्रहार नहीं कर सकती है और संक्षेपण के कारण भारी वर्षा प्राप्त करती है। इसे दुनिया का सबसे बारिश वाला स्थान भी कहा जाता है दोस्तों। मोसिनराम को दुनिया का सबसे बारिश वाला स्थान कहा जाता है। और मोसिनराम कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ उन्हीं को भी फ़ायदा मिल सके। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश महाद्वीप में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश महाद्वीप में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है उत्तरी अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ है दोस्तों? तो उत्तरी अफ्रीका में। दोस्तों सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है दोस्तों? गर्म रेगिस्तान है। दुनिया का गर्म रेगिस्तान है और उत्तरी अफ्रीका में लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में वनों को अधिकतम क्षेत्र है? भारत में वनों का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। इसके बाद दोस्तों, तो इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कनिष्क किस वंश का महान राजा था?
कनिष्क किस वंश का महान राजा था? तो ऑप्शन ए बर्कजई, ऑप्शन बी है असफजाई, ऑप्शन सी है कुषाण और ऑप्शन डी है चालुक्य। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी चालुक्य। करेक्ट आंसर क्या होगा? चालुक्य हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। और दोस्तों कनिष्क को क्या कहते हैं? कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 78 ईस्वी में शंख युग की शुरुआत की। कब की? शंख युग की शुरुआत 78 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को डैश क्या कहा जाता है? दोस्तों मिट्टी को ढीला और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है आधारभूत, ऑप्शन बी है निराई, ऑप्शन सी है जुताई और ऑप्शन डी है बुहाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जुताई। दोस्तों जुताई हो जाएगा। और बुआई किसे कहते हैं? तो ये मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बुआई। तो मिट्टी में बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। और निराई किसे कहते हैं? फसलों के बीज उगने वाले अवांछित पौधों को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निराई कहा जाता है। ठीक है। और जुताई किसे कहते हैं? तो जुताई सुन लीजिएगा, ये एक मिट्टी को मोड़ने और तोड़ने ढीला करने की प्रक्रिया है। जुताई से मिट्टी के वातन में सुधार होता है। ये मिट्टी की सतह तक पोषक तत्वों को लाने के लिए किया जाता है और इस प्रकार मिट्टी का उपजाऊ बनता है। क्या बनता है? इस प्रकार मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है कश्मीर और ऑप्शन डी है मदुरई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कहाँ पर स्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में। कहाँ स्थित है? कश्मीर में। ये 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित कश्मीर में स्थित है। ललितादित्य ने मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? तो ध्यान रखिएगा, ललितादित्य। ललितादित्य ने मंदिर का निर्माण करवाया था, जो करकोटा राजवंश का तीसरा शासक था। कौन सा था? करकोटा राजवंश का तीसरा शासक था। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस्लामिक शासक सिकंदर बटसिकन ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट किया था? तो सिकंदर बटसिकन ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था 15वीं शताब्दी में। ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। आप सुन लीजिएगा, नहीं पता हो तो लिख भी लीजिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। और मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में। और पहाड़ सूर्य मंदिर असम में। और सूर्यनारायण मंदिर तमिलनाडु में। दोस्तों ये सूर्य मंदिर है, प्रमुख सूर्य मंदिर है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। वो स्थान कहाँ पर है? एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात में, पहाड़ सूर्य मंदिर असम में और सूर्यनारायण मंदिर तमिलनाडु में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है दोस्तों? अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है। ऐसी बात कौन कहता है? तो अनुच्छेद 52 कहता है। ठीक है, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 तो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य है?
तो 29वां राज्य कौन सा है अपने को बताना है। देखिए ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है झारखंड। तो दोस्तों भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। क्या होगा, तेलंगाना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है, जिसे पूर्व के आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। किससे किया गया था, पूर्व के आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। ये उत्तर में महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम में कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है। किस किस के साथ सीमा साझा करता है, तो दोस्तों उत्तर में तो महाराष्ट्र और उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम में कर्नाटक के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी पश्चिम मध्य तेलंगाना में हैदराबाद है। क्या है दोस्तों, हैदराबाद। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की लंबवृत्तीय बेलन का आयतन घन सेमी में है। बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन का 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का आयतन है तो घन सेंटीमीटर में। तो अपने को क्या आयतन बताना है। तो दोस्तों लंब बेलन का आयतन कितना होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं ये आयतन किसका, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों पाई यहाँ आपने को दिया हुआ है 22/7 लेना है। तो पाई अपन ने लिया 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, एक, तो 1 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी दी हुई है, 2। तो दोस्तों 2 लेंगे, 22/7 इंटू 2 करेंगे। तो दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो अपना कितना आएगा, 44/7 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब 44/7 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। दीक्षा ने प्रति वर्ष 5% साधारण ब्याज पर 500 रुपये उधार लिया। क्या लिया, प्रति वर्ष 5% साधारण ब्याज पर 500 रुपये उधार लिया। वो 4 साल बाद अपना स्वामित्व को कितने रुपए चुकाएगी, अपने स्वामित्व को कितने रुपए चुकाएगी। तो दोस्तों देखिए मिश्र धन ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज करते हैं तो अपने को पास क्या आता है, ब्याज करते तो मूलधन आ जाता है। अगर फिर अपन प्लस क्या करेंगे मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये क्या है दोस्तों, बराबर करते हैं तो मूलधन आता है। क्या आता है, मूलधन। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 500 मूलधन प्लस मिश्रधन। दोस्तों मिश्रधन 500 प्लस 500 मूलधन इंटू दर कितनी है, दर 5 इंटू समय कितना है, 4 वर्ष बटा 100 करेंगे दोस्तों। तो 100 करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो क्या आएगा 500 प्लस 100, इसको सोल्व करने में कितना आएगा 500 प्लस 100, 500 डायरेक्ट लिख देते हैं 5, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। और 500 प्लस 100 कितने होते हैं 600। तो दोस्तों स्वामित्व कितने रुपए चुकाएगा, 600 रुपये चुकाएगा 4 साल बाद। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2015 में एक विशेष अर्थ समृद्धि दी रेल जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर में IRCTC द्वारा आरंभ की गई उस रेल का नाम क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। 2015 में एक विशेष अर्थ समृद्धि रेल जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर में IRCTC द्वारा आरंभ की गई इस रेल का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान दर्शन, ऑप्शन बी है राजस्थान क्वीन, ऑप्शन सी है मरुस्थल सर्किट, ऑप्शन डी है मरुस्थल क्वीन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या रेल का क्या नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, मरुस्थल सर्किट या डेजर्ट सर्किट। दोस्तों ये जैसलमेर से जयपुर का दर्शन करवाएगी। ट्रेन का शुभारंभ हुआ था जैसलमेर से जयपुर के दर्शन करवाने का। ठीक है, रेल चालू हुई थी, रेल का क्या नाम है, मरुस्थल सर्किट।
ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 2, 3 और 6 का चौथा समानुपाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2:3 का ये बताना है अपने को, चौथा समानुपाती बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा, तो फर्स्ट से लास्ट ए बी सी डी मानते हैं, तो ए डी बराबर बी सी होता है, तो बी सी बराबर ए डी होता है। तो बी सी कितना है, 3 × 6 बराबर 2 इंटू ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसको अपन एक्स मान लेते हैं, इंटू ये एक्स। तो दोस्तों अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने में कितना आएगा, ये 18, और 18 में अगर 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 9। और 9 कौन से ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर में। तो चौथा समानुपाती क्या होगा, 9 होगा, 9 होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक मोबाइल की कीमत 6 मिनट के लिए 32 रुपये है। कितने हैं 6 मिनट के लिए 32 रुपये, तो 4 मिनट के लिए लगभग कितने रुपए की कीमत होगी। तो दोस्तों देखिए 1 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए मोबाइल की कीमत, 6 मिनट के लिए मोबाइल की कीमत लिख देते हैं। तो कीमत कितनी है, 32 रुपये। और 1 मिनट के लिए मोबाइल की कीमत कितनी होगी, तो 1 मिनट के लिए 32/6 कर देंगे। 6 मिनट के लिए 32 है, तो 1 मिनट के लिए कितनी होगी, 32/6 रुपये, 32/6 रुपये। तो अब देखिए, तो 4 मिनट के लिए कितनी होगी, तो 4 मिनट के लिए तो 32/6 इंटू अपन क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो 32/6 इंटू 4 करेंगे तो अपना कितना आएगा, इसको सोल्व करने पर दोस्तों कितना आएगा, 21.30। कीमत कितनी होगी, 21.30 रुपये। और 21.30 कौन से ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नांकित में से एक विषम चुनिए। दोस्तों इनमें से विषम शब्द चुनना है। तो देखिए ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है गरुड़, ऑप्शन सी है तेंदुआ, ऑप्शन डी है चमगादड़। तो दोस्तों इनमें से विषम शब्द कौन सा है, तो देखिए हाथी, तेंदुआ और चमगादड़। दोस्तों ये स्तनधारी प्राणी है। क्या है, स्तनधारी, और सभी बच्चे देते हैं। ये क्या बच्चे देते हैं, परंतु ये गरुड़ है ना, गरुड़ अंडे देता है। क्या देता है, अंडे। गरुड़ क्या देता है, अंडे देता है। दोस्तों गरुड़ अंडे देता है, और हाथी, तेंदुआ और चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है, और ये बच्चे पैदा करते हैं। और ये तेंदुआ क्या, अंडे देता है। तो इसमें से विषम शब्द कौन सा होगा, इन तीनों का संबंध है कि ये तीनों बच्चे पैदा करते हैं और ये अंडा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से विषम शब्द कौन सा है, गरुड़, ईगल है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, श्रेणी में संख्याओं का अगला समुच्चय क्या होगा। तो दोस्तों देखिए अगला समुच्चय 2, 3 दिया हुआ है, 3, 5, 5, 7, 7, 11 और 11, 13। तो दोस्तों एक बात सोचिए आप कि ये क्या बन रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। दोस्तों आपको दिख रहे हो तो ये सभी अभाज्य संख्या है। 11 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 13 होती है, 13 होती है। इसके बाद क्या चल रहा है, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के, ये फिर से देखिए सेकंड वाला, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या बन रहा है, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी होती है, तो 13 के बाद अगली कौन सी होती है, 17। देखिए ये ऑप्शन में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये मिल रहा है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अभाज्य संख्या होगा, अगली संख्या समुच्चय बन रहा था। फर्स्ट में अभाज्य संख्या 2 से ली थी और सेकंड में 3 से चालू की। तो बस वही डिफरेंस था। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और फिर भी अगर आप गलत करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, सिंपल क्वेश्चन अगर अपने गलत होते हैं तो अपनी मेरिट लिस्ट नीचे जाएगी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन जिनको नहीं आते हैं, मतलब जो कमज़ोर हैं, अच्छी तैयारी नहीं करते, उनके भी अच्छे हो सकते हैं। और अगर अपन अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अगर अपन सिंपल क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो ये अपने लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए आप ज्ञान अकेडमी के चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। ऐसी ऐसी चीज़ें हम आपको, जहाँ पर आपकी गलती हो सकती है और इजी से हार्ड लेवल तक अपन आपको क्वेश्चन करवाएंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी तक बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।